गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सिविक्स पोर्शन के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसका आज हम ये तीसरा सेशन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व 2 सेशन हो गए हैं। जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखे हैं वो सेशन देख लेंगे। इसके पिन कमेंट में या इस आई बटन पे क्लिक करके आप वो सेशन देख सकते हैं। और हां, एक इंपॉर्टेंट सूचना कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर। आज हम जातिगत विशेषताओं पर अध्ययन करेंगे। जातिगत असमानताएं क्या होती हैं और भारत में इनकी क्या स्थितियां हैं। आप चूंकि जान रहे हैं, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि जाति की स्थितियां आपको समझ में आने लगी होंगी। लेकिन आपको क्या ये लगता है कि जैसे जातिगत व्यवस्थाएं भारत में हैं, हमारे यहां हैं, वैसे ही जातिगत व्यवस्थाएं सारे विश्व में पाई जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। जातिगत व्यवस्थाएं ये भारत की एक विशेषता है, स्पेशलिटी है ये भारत की, कि जातिगत व्यवस्था यहां पर पाई जाती है। विश्व के अन्य देशों में लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन तो प्राप्त होते हैं, लेकिन जातिगत आधार पर विभाजन प्राप्त नहीं होते हैं। जातिगत आधार पर विभाजन ये केवल भारत में प्राप्त होते हैं। अब ये जातियां कैसे बनी, वर्ण व्यवस्था क्या थी, ये देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और वर्ण व्यवस्था में भी 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे। अब आपके अंदर क्वेश्चन उठेगा कि कभी सर वर्ण व्यवस्था बताते हैं, कभी जाति व्यवस्था बताते हैं, तो ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर क्या है और ये किस तरीके से पैदा हुआ, ये बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन छोटा समझ लीजिए कि वर्ण व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति कर्म के आधार पर उस वर्ण में रहता था। जो व्यक्ति अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था वो ब्राह्मण वर्ण में रहता था, वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो, लेकिन वो ब्राह्मण वर्ण में रखा जाता था। जो लोग साहस और ताकत के आधार पर सैन्य शक्ति का प्रयोग करते थे उनको क्षत्रिय वर्ग में रखा जाता था। वो पैदा कहीं भी हुए हो सकता वो शूद्र के यहां पैदा हुए हो, लेकिन उनको रखा क्षत्रिय वर्ण में जाता था। इस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो 4 वर्ण थे, ये जन्म के आधार पर नहीं थे, ये कर्म के आधार पर थे। ये विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। लेकिन इसके पश्चात धीमे धीमे परवर्ती स्थितियां बदलती गईं और इन वर्णों में जब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होने लगे, इन अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के पश्चात, यानी कि पहले वर्ण व्यवस्था में सारे लोग जा सकते थे, लेकिन इसके पश्चात एक समय ऐसा आया कि वर्णों में स्पष्ट विभाजन हो गया। और स्पष्ट विभाजन हो गया कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में है वहां वो अगर पैदा होता है तो वो उसी वर्ण में रहेगा। यहीं से जाति का प्रारंभ होता है, यानी कि जन्म के आधार पर, जिसमें आपको सिलेक्शन करने का मौका ना मिले। आप पैदा जहां हुए हैं आप उसी में रह जाएंगे, उसी में माने जाएंगे। तो इस तरीके की स्थितियां जब होने लग गई और उसके पश्चात
इन वर्णों में ऊपर नीचे विवाह होने लगे। तो प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति के साथ जब विवाह कर लिया, तब उसे उस वर्ण में नहीं रखा जाता था, तब उसको एक अलग जाति में रख दिया जाता था, एक अलग वर्ण में रख दिया जाता था। इस तरीके से ये जातियों का निर्माण हुआ और ये जातियां आज भारतीय समाज में बहुत व्यापक स्थिति रखती हैं। इन जातियों के आधार पर अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं। जैसे कि जब अंत्यज या दलित वर्ग की जो जातियां हैं उनके साथ भेदभाव होने लगा, उनके साथ स्थितियां बदलने लगी, तब भारतीय समाज के बहुत बड़े समाज निर्माता, समाज सुधारक एवं राजनेताओं ने इसमें दखल दिया। इसमें मुख्य नाम आते हैं ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर। इन लोगों ने जाति व्यवस्था के आधार पर जो संरचना बनी थी, जो समाज बना था, उस समाज में केवल जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करना, इसको गलत माना और स्वतंत्रता के पूर्व से ही इस जाति व्यवस्था का विरोध प्रारंभ हो गया था। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसी समय से इस जाति व्यवस्था का विरोध प्रारंभ हो गया था। ये जाति के आधार पर अनावश्यक भेदभाव को रोकने का प्रयास इन नेताओं ने किया और इस जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज आज भी संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में तो जाति व्यवस्था या जातिगत व्यवहार लगभग समाप्त हो गए हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और आपके बगल वाली सीट पे कोई बैठा होता है, तब आप उससे उसकी जाति नहीं पूछते हैं। या आप बस में यात्रा कर रहे हैं तो वहां बैठकर आप बगल वाले की जाति नहीं पूछते हैं। आप कहीं घूमने गए हैं तो उस होटल में जो खाना बनाता है आप उसकी जाति पूछने नहीं जाते हैं और सारे लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण जीवन में आज भी इन जातियों की नकारात्मक प्रवृत्ति बनी हुई है। इस नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण कहीं ना कहीं भारत को कुछ नुकसान भी होता है। सामाजिक समरसता नहीं बन पाती है और ये जो सामाजिक समरसता नहीं बन पाती है, इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जाति राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। राजनीति जातिगत भावनाओं को भड़काकर या जातिगत भावनाओं को देखकर ही चलती है, शासन प्राप्त करती है। तो कहीं ना कहीं ये जाति शासन और सत्ता को प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी बन चुकी है, चाबी बन चुकी है। इसलिए समाज में इसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये गलत भी नहीं है अगर हम उसकी नकारात्मक चीजों को छोड़ दें कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अपनी अपनी जाति में रह रहा है, अपने अपने कार्य कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं। लेकिन समस्या वहां पैदा होती है जब इस जातिवाद के कारण, जातियों के कारण एक जाति वाला दूसरे जाति वाले के साथ अन्याय करता है। इस अन्यायपूर्ण समाज में या इस भेदभावपूर्ण समाज में तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो समरसता नहीं रह पाती है जो समरसता रहनी चाहिए। चलिए आइए अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक रूप में जो विविधताएं पाई जाती हैं, वो विविधताएं धार्मिक और सामाजिक स्तर पर किस स्थिति में रहती हैं या कितने प्रतिशत उनका विभाजन हो पाता है। सबसे पहले देखते हैं हिंदू
79.8% है इस देश में। मुस्लिम 14.2% है भारतीय समाज में, जबकि ईसाई 2.3% है, जबकि सिख कितना है 1.7%, बौद्ध है 0.7% और जैन है 0.4%। ये धार्मिक विविधता हमारे देश में है, जबकि एससी 16.6% है और एसटी 8.6% है। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। इस आधार पर भारतीय समाज में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधता हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। यहां पे आपको देखना है कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां एक चीज समझ लीजिए, भेदभाव कौन सा? नकारात्मक भेदभाव नहीं स्वीकार किया जा सकता है। यदि किसी के विकास के लिए, किसी के उत्थान के लिए कोई भेदभाव किया जा रहा है तो वो स्वीकार किया जा सकता है। जैसे आरक्षण का प्रावधान, भारतीय संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो समानता के नियम से तो विरोध में है, लेकिन सकारात्मक समानता के साथ में चलता है। सभी लोग समान हैं ऐसा नहीं माना जाता है। कुछ कमजोर हैं, उनको संरक्षण की आवश्यकता है तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये भारतीय समाज में विद्यमान है। अब देख लेते हैं कि राजनीति में जाति की जो स्थिति है, राजनीति में जाति की जो स्थिति है वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है? उसका एक मात्र कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को आइए देख लेते हैं कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। भारतीय समाज का एक मनोदृष्टि है। इस दृष्टि में कहा जाता है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इसके अतिरिक्त गठन का कोई आधार नहीं है। इस मनोस्थिति के कारण जाति की जड़ें, जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको उखाड़ फेंकना बहुत आसान कार्य नहीं है। दूसरा है कि जब राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के नामों को जब तय करती हैं, तब वहां जातियों के समीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी उस क्षेत्र में किस जाति के लोग कितने ज्यादा संख्या में रहते हैं, दूसरी जाति के लोग कितने ज्यादा संख्या में रहते हैं, और किस जाति के उम्मीदवार को यहां से चुनाव लड़ाया जाए तो वो जीत सकता है, दूसरी पार्टी किस जाति वाले को उम्मीदवार बना रही है। ये बहुत रिसर्च की जाती है, इस पे बहुत सर्वे किया जाता है। तो आप सोचिए जाति की क्या स्थिति है। संपूर्ण शासन को चलाने के लिए जिन लोगों का चयन होने वाला है, उन लोगों के चयन से पहले ही उनकी जातियां, उनकी स्थितियों का निर्धारण कर लिया जाता है। तो ये जातिगत मसले बने हुए हैं। अगला है कि जाति के आधार पर वोट पाने के लिए उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है। जातिगत भावनाओं को भड़काया जाता है, बताया जाता है कि आप इस जाति के हैं इसलिए इस उम्मीदवार को वोट दीजिए, उस जाति के हैं तो उस पार्टी को वोट दीजिए। अब यहां पे देखिए कि जो सिद्धांत हमारे यहां बनाए गए हैं वो सिद्धांत यहां पर कोई कार्य नहीं करते हैं। जैसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, कहा जाता है कि जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, सोचने समझने की स्थिति में आ जाता है, तो उसको वोट देने का अधिकार मिलता है। तब वो शासन और सत्ता में भागीदारी के लिए अपना वोट देता है, और एक वोट एक ही व्यक्ति को दिया जाता है,
एक व्यक्ति एक वोट के इस सिद्धांत के आधार पर यह सोचा गया कि भारतीय समाज में समानता व्याप्त होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस जातिगत विभेद के कारण, जातिगत विशेषताओं के कारण ये नियम यहां पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। इनको लागू करने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अगला है वोट बैंक की राजनीति। क्या है ये वोट बैंक? प्रत्येक दल का एक अपना वोट बैंक होता है। उस वोट बैंक के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी दलित है, कांग्रेस सभी की पार्टी है, बीजेपी उच्च वर्ग के लोगों की पार्टी है। इन सब आधारों पर एक लोगों का विभाजन कर दिया जाता है। लोग बट जाते हैं और अपना सोच विचार ना करके अपने ही लोगों के साथ, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक बार अपने घर गया, उस समय चुनाव चल रहे थे। चुनाव के दौरान मैंने अपने किराएदार से पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो उसने कहा कि मैं तो इस पार्टी को वोट दूंगा। तो मैंने कहा क्यों? इसका तो कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं है। बोले हम वोट दूसरे कैंडिडेट को दे भी दें, फिर भी लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे कि इन्होंने उस पार्टी को वोट दिया होगा, इसलिए हमें तो अपनी ही पार्टी को वोट देना है। तो आप देख लीजिए, पहले से ही ये निर्धारित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि आप उसी पार्टी के वोट बैंक हैं। आप दूसरी पार्टी को वोट देकर भी आ रहे हैं, तब भी ये नहीं माना जा रहा है कि आप उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। एक जाति के आधार पर जीत और हार प्राप्त नहीं हो सकती। अब आप देख लीजिए कि जातिगत स्थितियां जो थीं वो हम लोग समझते चले आ रहे थे, लेकिन इतने बड़े चुनाव में एक जाति या कुछ जातियों के आधार पर जीत प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए राजनेताओं ने बहुत सारी जातियों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया, उनको अपने साथ लाने का प्रयास किया, और यहीं से वो नई राजनीति का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं अगड़ा राजनीति, पिछड़ा राजनीति, अति पिछड़ा राजनीति, दलित राजनीति। इन सब राजनैतिक पदबंधों के माध्यम से राजनीति का संचालन किया जाने लगा और एक तरीके के लोग, एक तरीके की जातियों के लोग एक साथ बट गए। इस पूरी स्थिति में भारतीय समाज में जगह जगह जाति की स्थितियां विद्यमान हैं। तो जातिगत जो नकारात्मक भेदभाव हैं वो भी इस समाज में मौजूद हैं। इनसे हम बच नहीं सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को। ये एक संपूर्ण चैनल है, इसमें आपको पढ़ने लिखने के लिए सारी चीजें उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।